ताबां है जिसके नूर से शम्सो कमर तलक, ताबां है जिसके नूर से शम्सो कमर तलक। पहुँचे उसी की ज़ौ मेरे क़ल्बो जिगर तलक, ताबां है जिसके नूर से शम्सो कमर तलक। थामेंगे उम्मती को वो कह कर आना लहा, थामेंगे उम्मती को वो कह कर आना लहा, देंगे ना साथ जिस जगह मादर पिदर तलक, देंगे ना साथ जिस जगह मादर पिदर तलक। की होगी रब ने लाह पे बख्शिश मेरी रकम, की होगी रब ने लाह पे बख्शिश मेरी रकम, भेजा तभी तो शाफ़ाए महशर के दर तलक, भेजा तभी तो शाफ़ाए महशर के दर तलक। सुभान अल्लाह। साजिद अली तबस्सुम साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे थे। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज़ आपका, सॉफ्ट अंदाज़ आपका, जिसमें आपने नाते रसूल करीम हमारे सामने पेश की। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और एक और दिन, एक और रोज़ा आपकी मेहनत और कोशिश के साथ अख्ताम पजीर होने की जानिब है। आज जी रमज़ानुल मुबारक भी है और जुम्मतुल मुबारक भी है, सैयदुल अय्याम कहा जाता है इसे, 18 रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको खुशामदीद कहते हैं खैर रमज़ान में। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है और इस दिन के हवाले से तो वैसे ही जुम्मा जो कहते हैं कि बड़ा अफजल दिन होता है, लेकिन रमज़ान में हमें जुम्मा अता किया गया है और इस दिन जो इबादत होती हैं इनका सबाब कई गुना जो इनका जो होता है इनाम वो बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक जुम्मा मज़ीद अता किया है। अल्लाह ताला हम सब के लिए रहमत और बरकतों का बाइस बने ये जुम्मा भी। और प्रोग्राम में आज यूजुअल जी आज हमारी जो टॉपिक है वो हम सब ने कहीं ना कहीं इन वाक़यात को अपने इर्द गिर्द होते देखा है और ज़माना जाहलियत की हम बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल भी जिस तरह से हम अपने इर्द गिर्द ये सलूक देखते हैं। हम बात करें जी बेटियों के हवाले से, माशरे का एस्पेक्ट हम इसको देखें कि जब हम पुराने ज़माने या ज़माना जाहलियत जिसकी हम बात कर रहे थे दौर था, जब वालिदैन बेटी पैदा होती थी उनके यहाँ तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। कबाइल अरब में औरत के हकूक़ व एहतराम का जो कह लें उसको अदना तसव्वुर किया जाता था, बल्कि इनफैक्ट मौजूद ही नहीं थे। इंसानी तारीख में एक वक्त ऐसा भी था जब वालिद मुफलसी और कभी शर्मिंदगी के खौफ से जो नौमौलूद बेटियां हैं इनको जिंदा दरगोर कर देते थे और इस अमल से सुकून और इत्मीनान महसूस करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कायनात में रहमतुल आलमीन बनकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिन्फ़ नाज़ुक को वो हकूक़ और मकाम और वो मर्तबा अता किया जो क़ब्ल अज़ इस्लाम कोई तहज़ीब कोई मज़हब देने से कासिर था। बिल्कुल। और आज भी अगर वेस्ट ये क्लेम करता है कि वहाँ पे विमेन राइट्स सबसे ज़्यादा हैं, तो एज़ फार एज़ द राइट्स आर कंसर्न, आई मीन इस्लाम से ज़्यादा कोई मज़हब ख़वातीन को रुतबा या मकाम या राइट्स नहीं देता। एज़ फार एज़ द इम्प्लीमेंटेशन इज़ कंसर्न
उसमें डेफिनेटली बहुत से सुकम मौजूद हैं, लेकिन हम एक प्रोग्रेस की जानिब गामजन है। अल्लाह करे कि इसमें बेहतरी आए। मिसाल इससे बड़ी हमारे पास है कोई नहीं, सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे नबी मोहतरम, उन पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। उन्होंने उसी औरत को बेटी के रूप में बाप के लिए रहमत करार दिया, भाई के लिए इज़्ज़त करार दिया, बीवी के रूप में शौहर के लिए ईमान की मुहाफ़िज़ करार दिया, और यहाँ तक कि जन्नत को माँ के कदमों की खाक करार दे दिया कि जन्नत जो है ये माँ के कदमों तले है। ये भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अपनी बेटी मोहतरमा जो कि कायनात की सरदार हैं, कायनात की बेहतरीन खातून हैं, खातून जन्नत, उनके लिए जब वो तशरीफ़ लाती तो खड़े हो जाते, न सिर्फ खड़े हो जाते, अपनी चादर बिछा देते, उनसे इंतहाई मोहब्बत करते। और कायनात में अगर सबसे कोई महबूब चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कोई शख्सियत, कोई हस्ती थी तो वो उनकी साहबजादी थी बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और इसी तरह फिर उनकी जो अज़वाज थी, उनके इख्तियारात की या उनके कहना चाहिए कि उनकी जो फ़ज़ाइल हैं उनकी बात करें, या फिर दीगर मामलात में जूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसाइल आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया तो पता चला कि इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं जो औरत के हुकूक़ की बात करते हैं। हमने इस पर बात करनी है, और ये मौजू इसलिए भी बड़ा मौजू है, हमने कल भी एक वाक़या देखा सोशल मीडिया पर, एक वीडियो जो तोबा टेक सिंह की सर्कल कर रही थी और सर्कुलेट कर रही थी। बहुत ही कहना चाहिए ऐसे मनाजिर थे कि बंदा देख नहीं सकता। हौलनाक और दर्दनाक किस्म के मनाजिर थे कि एक भाई ने अपनी बहन को दम घोट के उसके ऊपर तकिया उसके मुंह पे रख के उसको मार दिया। और सबसे वर्स्ट उस वीडियो में बात ये थी कि उसकी भाभी, उसका बाप, उसका ख़ानदान वहाँ पे मौजूद था, और उसके एक दूसरे भाई ने वो वीडियो बनाई और उसको बाद में सोशल मीडिया पे डाला। अब गिरफ्तारियाँ हो गई, और उसकी जो सबसे बढ़कर कि उसको दफन भी कर दिया। और ये जो मनाजिर हमने देखे हैं कि हम जिस मॉडर्न माशरे की बात करते हैं उसके अंदर भी ऐसे वाक़यात का होना और इतना खुलेआम होना और उसको ओन करना, ये भी इस माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसी मुनासबत से हमने आज ये अपना टॉपिक रखा है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर फहद अली काज़मी हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जी किचन में भी जाएंगे अहमद हमाद, चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक पर जाने से पहले हम किचन का रुख कर लेते हैं। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप दोनों बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, क्या बन रहा है आज आपकी किचन? आज अराबी आटा पास्ता बन रहा है, विच इज़ बेसिकली टोमेटो बेस्ड पास्ता। टू टाइप्स के पास्ता होते हैं, क्रीम बेस होता है, टोमेटो बेस होता है। प्योर इटालियन पास्ता है जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, गार्लिक, टोमेटो और साथ में ऑलिव ऑयल। स्पेसिफिकली ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ होता है, और आज जो हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो डालडा का एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, जो पिछले 80 सालों से जो है माओ का इत्तेमाद है, और डालडा कभी भी अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जहाँ ममता वहाँ डालडा। ज़बरदस्त। अहमद, आप अपने काम को जारी रखिए, हम आपकी तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ भी आते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो इस वाक़े को हम फिर अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं। जो वाक़या हमने देखा है ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात कहीं ना कहीं होते रहते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। आजकल के दौर में भी इस तरह गैरत के नाम पे बेटियों को, औरतों को कत्ल करना, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत दुखी हुआ ये वाक़या जब देखा। इसकी तफसीलात देखें तो अजीब व गरीब शर्मनाक किस्म की हैं जी। अब मज़ीद खुलेंगी तो पता नहीं क्या कुछ इससे गंद निकलेगा, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ ऐसा होना और इतना जुल्म किसी इंसान के लिए रवा नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को जा अपनी सगी बेटी, बाप भी वहाँ मौजूद है, बाप मरवा रहा है, भाई एक कत्ल कर रहा है, एक भाई उसकी वीडियो बना रहा है, वो हालांकि वो मुद्दई बना हुआ है इस वक्त मुकदमे का। तो ये हैरान कौन है, और अल्लाह ताला से डर लगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे महफूज रखे। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अता की, मर्तबा अता किया बेटी को इस माशरे में, वो तो इंसान देखे तो हैरान रह जाता है कि रब्बे ज़ुल जलाल अपने फजल व करम से बेटियां अता करता है। वही है जो बेटे अता करता है, वही है जो नहीं अता करता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटे भी थे, बेटियां भी। आका अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं बड़े हो सकते थे, ख़त्म नबुव्वत हाइल थी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटियां बड़ी हुई हैं, इस माशरे में रोल प्ले किया। और मेरे आका ने बतौर बेटियों के बाप के इस माशरे में अपना रोल प्ले करके बेटियों को खूबसूरती के साथ पाला, जवान किया, बड़ा किया, उनको ब्याह के दिया, और फिर क़यामत तक के लोगों के लिए खुशखबरी सुना दी कि जिस किसी को 4 बेटियों से आजमाया गया, और एक रिवायत में 3 भी है, फिर किसी साहबी ने 2 का पूछा, फरमाया 2 भी 1 भी,
जिसने इनको पाला बड़ा किया और उनकी ज़िंदगी भर उनकी कफालत की, जब वो उससे अच्छे तरीके से शादी हो के जुदा हो गई या फौत हो गई, मेरे आका ने फरमाया वो उसके लिए जहन्नुम की आग से हिजाब बन जाएंगी, जहन्नुम से बचा लेंगी। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरे आका ने फरमाया ऐसा शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया तो वाकयातन ऐसे शख्स को मेरे आका जन्नत में अपने करीब रखेंगे। क्यों? कि उसने एक बेटी को पाला, जवान किया, और बेटा और बेटी तो अल्लाह की अता है। आप देखें तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बेटे थे, सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां ही बेटियां थी, उनका बेटा था नहीं। और सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम, उनके यहाँ औलाद ही नहीं हुई। ये तीनों किस्म के तबकात दुनिया में पाए जाते हैं ना अल्लाह के नबियों में। अल्लाह ने बेसिकली, तो ये अल्लाह है जो अता करता है बेटे, अल्लाह है जो बेटियां अता करता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई इंसान आखिरत को मद्देनजर रखे तो बेटियों की तरबियत और बेटियों के पालने में अजर बेटों के मुकाबले में ज्यादा है। बेशक बेशक ऐसे ही। ये जो गैरत के नाम पे, असल में तो बेगैरत वो हैं जो कत्ल करते हैं, जो गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, असल में तो बेगैरत वो हैं जो इंसानियत का कत्ल करते हैं। एक इंसान को जिसने मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, इसमें कोई शक नहीं है। ये और ये जो जैसे कि इन्होंने प्रोफेसर साहब ने दबे लफ्ज़ों में कहा, इस केस की जो तफसीलात रॉबर्ट टेक्सिंग की आ रही हैं, वो बाप और भाई खुद मुलव्विस रहे हैं बदफेली के अंदर उस मासूम खातून के साथ। अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं रही। आप क्या कैसे देखते हैं इस वाक़े को, और इसमें जो फिर हमारा बतौर सोसाइटी एक माशरती रवैया है, इसको आप कैसे देखते हैं 2024 में सोशल मीडिया, एजुकेशन, उसके बावजूद ऐसे वाक़यात का फात भी हो जाना? अस्तग़फिरुल्लाह, सद अस्तग़फिरुल्लाह। ये जो वाक़यात हो रहे हैं और ये वाक़या जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, इसके फैक्ट्स इतने डार्क हैं कि वो हम प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। वो वीडियो इतनी ब्लीक है, इतनी डार्क है, वो कोई देख नहीं सकता। और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मैंने असर लिया है जब वो वीडियो और उसके फैक्ट्स आए। और मैं आगाज़ में एक बात कहूँगा, अपने आप को सबसे पहले कहूँगा, हम सब लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कॉन्वर्जेशंस, डिबेट्स, डिस्कशंस, इसका 0.01% भी अगर हमारी कम्युनिटी हम सब अडॉप्ट कर लें तो बड़ी बेहतरी हो जाए। बिल्कुल ऐसे हो ये रहा है कि अच्छी बातें बहुत सी की जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, इस्लाम ये कह रहा है, इस्लाम ने ऐसे किया, मगर उसका 0.0001% भी हम अप्लाई नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ा कलेक्टिव तमाचा है हमारे ऊपर। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, उनकी तालीमात के बिल्कुल बरक्स हम दुश्मनों की फहरिस्त में खड़े हैं इस वक्त। ऑनेस्टली कयामत दुश्मनों की फहरिस्त में खड़े हैं। एब्सोल्युटली। कयामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसी कम्युनिटी के मुसलमानों को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे जब इसके अंदर इस्लाम का कोई एलिमेंट ही नहीं है किसी दर्जे के ऊपर भी। और इस बात को फर्दर करने से पहले मैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, ये जब हम बात करते हैं तो ये फॉलो करने की बात है ना, कि अब हमने अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करना है, बेटी आए तो हम खड़े हो जाएं, बेटी आए तो उसको अपनी नशिस्त दें। ये सिंबल्स हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए। हजरत अली उल मुर्तजा, बीबी ज़ैनब के साथ आपका प्यार, स्कॉलर्स कहते हैं आपका नाम ज़ैनब था इसलिए कि आप वालिद की जीनत है, अल्लाह अकबर, अब की जीनत ज़ैनब। इमाम हुसैन ने करबला जैसे क्राइसिस सिचुएशन के अंदर अपनी बेटी की किस तरह से एंड तक निगहदाश्त की। तो ये एग्जांपल्स है हमारे लिए। बाद करबला बेटी ने कैसे रिप्रेजेंट किया, क्या कैरेक्टर ने कैसे रिप्रेजेंट किया, बीबी सैयदा ज़ैनब ने कैसे रिप्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, मौला अली की बेटी ने कैसे रिप्रेजेंट किया। एब्सोल्युटली, बेशक। अब जब ये एग्जांपल्स मेरे पास हैं कि बेटियों में और बेटों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया है, ये मसला एक लैक ऑफ इक्वालिटी का नहीं है कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर है, एसेंशियली बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, सहाबा किराम अहले बैत ने करके दिखाया। ऐसे जितने भी केसेस आते हैं ना हमारे माशरे के अंदर, हम सभी अखबारों में भी पढ़ते हैं, आप लोग हम सब देखते हैं, उस शख्स का किरदार तो होता ही है जो ये अमल अंजाम देता है। जैसे किसी भाई ने अपनी बहन को मार दिया, किसी बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, ज्यादा भाई और बहन के हवाले से आता है, उसमें उसका किरदार तो है ही जिसने मारा, लेकिन लोग जो इसको शय देते हैं, रिश्तेदार, ओ वेख तेरी मंगनल की हो गया,
आजकल एक पिछले दिनों में गुजरांवाला का केस देखा, उसने 3 कत्ल एक लड़के ने किए, जिसमें उसकी साबका मंगेतर भी थी, उसकी सास भी थी, और उसने कहा जी मुझे लोग ताने देते थे, लोग कहते थे कि देख तेरी मांग कोई और ले गया। हमारा कल्चर एक उस तरह का। तो सोसाइटी का इसमें क्या रोल है और लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो भी इस कत्ल के उतने ही गुनहगार है जितना कत्ल करने वाला है? एब्सोल्युटली। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूं, सोसाइटी बुनियादी तौर पे हमारी सोसाइटी बीमार सोसाइटी है, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। खुद नहीं कर सकते वो हम दूसरों को थोपते हैं, दूसरों के ऊपर भी थोप रहे हैं। और एक बड़ी डिबेट है यहाँ पे। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है लोगों की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हेल्प की जरूरत है मिन हैसुल कौम। अब आपके यहाँ जावेद इकबाल, वो जो बहुत बड़ा कैरेक्टर था, उसने 100 कत्ल किए। अगर आप उसकी स्टोरी को डिग आउट करें तो वो कहते हैं कि बचपन में मैंने इस अब्यूज को सफर किया था जो मैं आगे ट्रांसफर, यानी वो ज़हनी तौर पे इतना बीमार था कि उस साइकिल ऑफ वायलेंस को वो आगे लेके जा रहा था, रिवेंज की उस स्टेट। हाँ, अब ये जिन्होंने कत्ल किया, आई एम श्योर आप इस स्टोरी को डिग करें, वो बाप, वो भाई, ये लोग खुद ब खुद कहीं ना कहीं इनके माइंड के इश्यूज होंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, और ये कुछ अपने भी ट्रॉमा से गुजरे होंगे एट सम पॉइंट, व्हिच डज नॉट गिव देम एनी लाइसेंस कि वो ये पैथेटिक काम करें या इंसेस्ट के बिहेवियर की तरफ जाएं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो मिन हैसुल कौम इसकी बहुत जरूरत है कि हम नफ्सियाती तौर पे अपनी कौम को हेल्दी करें, फ्रस्ट्रेशन से निकालें और एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको डेवलप करें। सही है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने पड़ेंगे एज अ सोसाइटी हमें। इस पे हम बात करेंगे, बेटियों के हवाले से हम बात करें, जो माशरे के एक डार्कर साइड हम कहीं ना कहीं देखते हैं आए रोज़, उस पर हम बात करें। एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और यहीं से लिंक करेंगे। खैर रमज़ान, हम आपके साथ इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आज इंतहाई अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। वैसे हमने पहले भी प्लान हमारा था कि हम बेटी के मौजू पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कल के वाक़े ने मज़ीद इस हमारी जो सोचें हैं इस हवाले से उनको एक और डायमेंशन दी है, जो कि ओबियसली बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। हम अगर अपनी सोसाइटी पर बात करें, हम ऑफ एयर भी बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशन चल रही थी। नासिर भाई, एक तो ये तासुर जो है बेटियों के हवाले से कि अगर गैरत का मामला है तो वो बेटी से ही मंसूब है, और बड़ी अच्छी बात अभी ऑफर फात भाई ने की कि वो बेटे से मंसूब नहीं होती। बाप भी गैरत के नाम पे बहन को ही एक इस्तारा समझता है और ये तशद्दुद उन पे किया जाता है, और वजह यकीनी तौर पे उस जिन्स का कमज़ोर होना है कि उस पर उसका आपका सिक्का जमता है। इस तासुर को ज़ाइल कैसे करें और माशरती सतह पे कलेक्टिवली कैसे बातें करूँगा इसमें। एक तो मुझे कल भी याद मेरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा उम्मे कुलसूम का कल यौम विसाल था। आका अलैहिस्सलाम गज़वा बदर से वापस आए तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको उनकी तदफीन कर रहे थे। तो बेटियों के हवाले से ये बड़ा अहम है कि आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 313 लोग थे, 1000 का मुकाबला करना था, लेकिन एक खावंद को उसकी बीवी के लिए या एक बाप का अपनी बेटी के लिए जो फीलिंग्स हैं, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आका अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर नहीं गए, फरमाया तुम यहाँ ठहरो और इसका ख्याल करो। दूसरी जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो गैरत है ना भाई के अंदर और बाप के अंदर, ये बेटी और बहन की हिफाजत भी है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है। इसमें बसा औकात आपने देखा होगा किसी को बहन की या माँ की कोई एक लफ्ज़ बोल दे, गाली तो बड़ी चीज़ है, लोग इस पर अपनी जान लगा देते हैं और अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। बहन के लिए अपनी इज़्ज़त का, उसको अपनी इज़्ज़त समझना, ये एक पॉजिटिव चीज़ था। उसको नेगेटिवली जो ले गए, ये जहालत है, ये उसके अंदर एक जहालत है, नेगेटिव पन आ गया कि उसको कत्ल करके आप मज़ीद फंसेंगे। मुझे एक बार मैंने एक जेल में कैद किसी एक बंदे से मैंने मुलाकात की किसी रेफरेंस से, तो वो रोता था और उसने कहा था एक गाली की वजह से कत्ल किया था और अब रोजाना 75-50 गालियां सुनता हूँ। तो ये जो कर जाते हैं ना, ये गैरत जाके निकल जाती है, फिर इनको रोजाना सुननी पड़ती है वही गालियां, जिससे एक गाली के पीछे वो सब कुछ करते हैं। तो ये कि ये गैरत कोई शय नहीं है, ये गैरत नहीं है, ये जहालत है, ये जहालत है। गैरत एक अलग से एक ताकत है। इनके साथ क्या रवैया, क्या सुलूक रियासत असल में तो खास तौर पे जो कल वाला मैं कहता हूँ देखें जितने भी वाकयात हुए, कुछ देर पहले शाहजी ने बात की वो 100 बंदों का कातिल था, मुझे नहीं पता चला उस बंदे को क्या सजा मिली है। सरेआम सजा दी जाए, इस्लाम जेल के अंदर कहा गया था कि मर गया है। जी जी, इस्लाम ने जो सजा का तस्वर, यहाँ जो लंबा केस चलाते हैं उसके अंदर से फिर इतनी ज्यादा कुछ जरूरत होती है बाज़-औक़ात, लेकिन उसे सम टाइम ज्यादा जल्दी क्लियर करके लोगों के सामने सजा दे देना। इस्लाम इसलिए कहता है लोग डरेंगे तो कानून की पाबंदी करेंगे, कानून की पाबंदी करेंगे और डरेंगे। लेकिन मैं इसका एक पॉजिटिव रुख देखूं, मैं चूंकि मैं रोजाना देखता हूँ वालिदैन को, आप सुबह के टाइम सड़क पर खड़े हो जाए ना, बाप अपनी बेटियों को मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में, जी, बड़ी अच्छी मिसाल है, जाते बहुत हैं। अच्छी मिसाल। वालिद अपनी बच्चियों के बैग उठाए हुए जो स्कूलों को जा रहे हैं, वालिद अपनी बेटियों को कंधों पर उठा के जा रहे हैं। हमारा मुआशरा बुनियादी तौर पर यह खूबसूरत मुआशरा है जिसमें आजकल बिलखुसूस लाहौर जैसे शहर में बाप अपनी बेटियों को उसी स्कूल में या उससे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हुए मैंने देखे। कहते हैं कि बेटे को तो मैं सरकारी स्कूल में भेज दूंगा लेकिन बेटी को मैंने यहां पर पढ़ाना है। अब वालिदैन ख्याल कर रहे हैं, मुआशरा अल्हम्दुलिल्लाह बदल गया। लेकिन ये जो एक आध वाकया आ जाता है, मिसाल आती है कि वो सारे उस जल को गंदा कर देती है, गंदा कर देती है। तो अल्लाह ताला रहम करेगा, मुआशरा बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैं इससे मायूस नहीं हूँ, मैं इससे मायूस नहीं हूँ। इंशाअल्लाह अच्छाई आएगी, बेहतरी आएगी, लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर कानून की हुक्मरानी हो, मैं बार बार कहता हूँ कानून की हुक्मरानी हो तो ये जुल्म खत्म हो सकता है। ठीक है फाद साहब, रूल ऑफ लॉ की तो आपने बहुत दफ़ा, हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की और घूम फिर के बात एक ही जगह पर आ जाती है कि जब तक रियासत अपनी रेट नहीं मनवाएगी तब तक इस तरह के वाक़यात, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। हम निशाने इबरत नहीं बनवाते किसी को तो तभी ये हाल होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और मैं प्रोफेसर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मैं तो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ जितने प्रोफेसर साहब हैं। मैं आपके साथ हूँ इस पर। मैं तो खासा पैसे अच्छे आदमी है, पॉजिटिव सोचते हैं ज़्यादा, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। बिल्कुल, और पेसिमिस्टिक हूँ और रियलिस्टिक हूँ शायद। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जहाँ पे मैं अग्री भी करूँगा कि इस्लाम की जो सज़ाएँ थी ना वो प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस के ऊपर है कि आप एक दफ़ा सज़ा इतनी बड़ी दो कि अगली दफा 100 दफा कोई सोचे कि ये काम मैं करूं। मतलब अक्सर ये वेस्ट के अंदर डिबेट होती है ना जी, हदूद की सजाएं बड़ी सख्त हैं, बड़ी ये हैं वो हैं, ह्यूमन राइट्स के इशू आ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस्लाम का जो निज़ाम है वो प्रैक्टिकल है। एक रेपिस्ट को अगर पब्लिकली हैंग किया हो या पब्लिकली उसको लैशेस पड़े हो या पब्लिकली वो सजा आपने नाफिज की हो तो जो पोटेंशियल रेपिस्ट है 100 दफा सोचेंगे कि ये अंजाम होता है, ये मामला होगा मेरे साथ। एक मर्डरर जो है वो भी एक इबरत की मिसाल बना हो। चोरी पे एक शख्स हाथ कटा के बैठा हो और वो मजमे में लोग उसको 50 देखेंगे कि इसका चोरी की वजह से हाथ कटा, इबरत की निशान वो बनेगा। तो इस्लाम की सजाओं के पीछे ना एक लॉजिक है, एक प्रिंसिपल है। क्योंकि देखें ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हर तरह के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, हर कोई हीरो नहीं है यहाँ पे विलन्स भी हैं। और विलन्स को आप फिर विलन्स की तरह ट्रीट करेंगे तो माशरे के अंदर बेहतरी के आसार कुछ ना कुछ नुमाया होंगे। और फिर गैरत के नाम पे जो होने वाले कत्ल, अक्सर माँ बाप माफी दे देते हैं कि जी एक पहले मर गया या मर गई, ऊपर से बच्चा हमारा मर जाएगा। तो स्टेट को इस मामले में मुद्दई बनना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट इखलाकियात, जिसमें आज वक़ार अहमद मलिक भाई बात कर रहे हैं कुदरती सानियात के हवाले से। इनसे निपटने के लिए हुंजा में कैसे तरबियत दी जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक विक्टिम को लाया गया है, ये एक बज के 10 मिनट पे लाया गया है। इस विक्टिम को ब्रीथ नहीं करता है, ये बेहोश है, हम इसको CPR देंगे इसी तरह। सर्च एंड रेस्क्यू अलर्ट होके बैठे। बहुत से घराने जर्द में आई है, आप जल्दी अपनी टीम को लेके जल्दी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं खैर रमज़ान। मैं इस वक्त अलतित में हूँ, बहुत ही खूबसूरत गाँव है। आज बहुत ही कमाल एक सरगर्मी हुई है यहाँ पे, तरबियत फराम की जा रही है डिज़ास्टर्स के हवाले से। क्योंकि क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो जो बाम अर्ज़ है या रूफ ऑफ द वर्ल्ड है उस पर बहुत ही बुरी तरह असरअंदाज हो रही हैं। सबसे पहले यही असरअंदाज हो रही हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनको तरबियत देना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें जो मुख्तलिफ सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनको तरबियत दी जाती है। वो डिफरेंटली एबल्ड लोग भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें तमाम जो लोग हैं, तमाम सेगमेंट्स हैं, उनको तरबियत फराम की जाती है। और AKH जो इदारा है, आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट, वो जो है ये तरबियत फराम करता है। मेरे साथ इस वक्त फ़ातिमा ज़ारा हैं जो कि यहाँ पे तरबियत फराम कर रही थी, उनकी टीम का हिस्सा थी। इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। मेरा ख़्याल है कि अभी से हमें होना चाहिए तैयार, जिस तरह की मैंने आपकी तैयारी देखी है। और ये सिर्फ अलतित में नहीं है बल्कि ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में है। तो ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये पूरा नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है, थोड़ा सा ये बताइए। सर एक्चुअली ये आका जो है, आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट, वो AKDN आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का एक इदारा है। तो ये क्या करता है कि विद कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ क्या करता है कि वो डिफरेंट जगहों पर काम करता है जहाँ पर डिज़ास्टर वगैरह के इम्कानात होते हैं। सर ठीक है। और ये जो तरबियत है ये तकरीबन कितने मराकज़ हैं इसके, यानी डिफरेंट जगहों पे?
सर ये तरबियत हर सालाना मतलब गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी इलाके हैं उन तमाम इलाकों में दी जाती है सर, हर साल आती है। अब तक कितने लोगों को तरबियत फराम कर चुके हैं आप? अब तक तकरीबन 30 to 35,000 ऐसे पीपल है सर जिनको मतलब ये मतलब कि दी गई है। यानी 30-35,000 लोगों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कुछ आने होता है तो उनको इतनी तरबियत है कि वो फौरी तौर पे उससे निकल सकें। जी सर, यही है कि 30 to 35% लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को सेव कर सकते हैं इन डिज़ास्टर के अंदर। अब उन 30 और 35,000 लोगों में से भी हर घराने में एक एक ऐसा बंदा मौजूद है जो मतलब कि इन चीज़ों का सामना कर सकता है। जैसे कि आपको पता है सर कि हमारा छोटा सा गाँव है हुंजा, यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी है हमारे पास, रोड का ना होना वगैरह, टाइम पे किसी चीज़ का ना आना, मतलब एम्बुलेंस वगैरह का ना आना। तो ऐसे हालात में हमें आका जो है आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट हमें प्रिपेयर करता है कि एट ए टाइम उस टाइम पे हमने किस तरह रिएक्ट करना है अगर कोई ऐसी डिज़ास्टर वगैरह आती है तो सर। तो ये बहुत ही मुतासिरकुन है कि गिलगित बल्तिस्तान में 200 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे आपका वो एमरजेंसी चीज़ें पड़ी हुई हैं और फिर उसके बाद 30-35,000 लोगों को तरबियत फराम करना और ये तो तमाम चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये एक मैसेज डाउन में जितने भी हैं मैदानी इलाके हम कह सकते हैं जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे भी ये लोकल सतह पे होना चाहिए कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ठीक है आप ज़्यादा वल्नरेबल है मौसमियाती तब्दीलियों से, बट बतदरीज उधर भी तो ये सारा मामला बढ़ेंगे। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पे भी काम कर ले, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो कि पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, क्लाइमेट ज़्यादा मतलब चेंजिंग आ रही है क्लाइमेट में, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए सर। और आपके एल्डर्स जो हैं, आपके बुजुर्ग जो हैं, वो आपने उनको कहते सुना होगा कि उनके यानी वक्तों के अंदर ही उनके सामने ही बहुत सारी तब्दीलियां जो है उन्होंने नोट की होंगी, वो कहते हैं ये बात? जी सर, ऐसे तो कहते हैं, ऐसे कहते हुए सुना है। मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं उन्होंने नोट की हैं कि बर्फ कम हो रही है, बतदरीज बर्फ कम हो रही है, दर्ज हरारत बढ़ रहा है। जी सर, जी ये फैक्ट है, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी ये हुआ है सर कि अभी तो आजकल तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, मौसमियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा आ रही है सर। जी सर, बहुत शुक्रिया फातिमा। आप कोई स्पीच वगैरह भी करती रही हैं अपने स्कूल और कॉलेज और उस सतह पे? जी सर, मैं बहुत ज़्यादा स्पीचेस में हिस्सा ले चुकी हूँ सर। ले चुकी है, ठीक है। और इस वक्त आप क्या कर रही हैं? जी मैं BSSC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपके अंदर बहुत कमाल लीडरशिप की खसूसियात हैं। नाज़रीन, खैर रमज़ान के सिलसिले में ये जो कहानी है, ये बताने का मकसद ये है कि कुछ ज़िम्मेदाराना रवैये जो हैं वो कम्युनिटी की सतह पे अपनाना बहुत ही ज़रूरी हैं। कम्युनिटी की सतह पे बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हम कर सकते हैं और उस हवाले से हम ना सिर्फ कुदरती सानहात से और इन चीज़ों से बचते हैं, बल्कि बहुत सारे और मामलात जो हैं जो डेवलपमेंट से मुतल्लिक हैं वो भी कम्युनिटी की सतह पे बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो सलूशंस हैं, जो उनका जो हल है वो निकाला जा सकता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है। इस्लाम भी जो है वो इसी की आपको तालीम भी देता है, इसकी ताकीद भी करता है कि इकट्ठे मिल के किस तरीके से हमने काम करना होता है और जुड़ के रहना होता है। और कम्युनिटी जो है उसका एक जो तसव्वुर है वो बहुत ही खूबसूरत तसव्वुर है। रमज़ान मुबारक में ये जो कहानी है ये आपको पेश की है, लेकिन इस कहानी पे अमल करना ज़रूरी है। देखते रहिए खैर रमज़ान। यहाँ पे हमारे पास एक विक्टिम को लाया गया है, ये 1:10 पे लाया गया है। इस विक्टिम को ब्रीथ नहीं करता है, ये बेहोश है, हम इसको CPR देंगे इसी तरह। सर्च एंड रेस्क्यू अलर्ट होके बैठे। बहुत से घराने जर्द में आई है, आप जल्दी अपनी टीम को लेकर जल्दी आ जाएं। यजूदो सखा की बात करूं, कमाले हुसैन यजूदो सखा की बात करूं, मैं किस जिहत से हबीबे खुदा की बात करूं, कमाल हुसैन यजूदो सखा की बात करूं, मैं किस जिहत से हबीबे खुदा की बात करूं,
कमाल हुस्न याजूदो सखा की बात करूं। मकाम सिदरा तो था इंतहाए रूह अमी, मकाम सिदरा तो था इंतहाए रूह अमी, मगर हुजूर की किस इंतहा की बात करूं, मगर हुजूर की किस इंतहा की बात करूं। छिड़े जो ज़िक्र दरख्शानी चरागे फलक, छिड़े जो ज़िक्र दरख्शानी चरागे फलक, तो जी में आए रुखे वदुहा की बात करूं। साजिद अली तबस्सुम साहब, ये खूबसूरत नात। और साजिद साहब अभी बता रहे थे कि कलाम आपका अपना लिखा हुआ है और आप शायर भी हैं जी, और कंपोज भी मैंने कंपोज भी आपने खुद किया। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। साजिद अली तबस्सुम साहब, उनका अपना कलाम खुद कंपोज किया और पढ़ा, हमारे सामने रखा। और इस हिस्से में प्रोग्राम के हम जब बिल्कुल तकरीबन मिड में, इस वक्त किचन में हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है, गुफ्तगू तो चली रही है, तो ज़रा किचन करो। बिल्कुल अहमद, पास्ता इज़ रेडी। एग्जैक्टली, पास्ता इज़ रेडी एंड ये हम इसकी सर्विंग कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इस चिकन के साथ हम इसकी सर्विंग करेंगे। वैसे चिकन के साथ नहीं होती अराबी आटा की सर्विंग, वैसे ये सादा होता है, लेकिन चिकन के साथ हम इसके अंदर प्रोटीन भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो वर्ड है अराबी आटा, विच मीन एंगरनेस। अच्छा, तो एंगरनेस जो आती है वो चिली से आती है इसमें। ओके, ठीक है, तो चिली फ्लेक्स हम इसमें यूज़ करते हैं और इसकी चिली चढ़ती हुई होती है। ठीक है, दरमियानी नहीं होती, इट्स स्पाइसी। ठीक है, इटालियन खाना है और स्पाइसी थोड़ा सा है। और इसी के साथ साथ इसके ऊपर जो है वो ऑलिव्स भी जो हैं उसकी भी गार्निशिंग की जाती है, ब्लैक ऑलिव्स की। ठीक है, ये मेरे पास बेजल लीव हैं जिनको तुलसी के पत्ते कहते हैं। ये आम घरों में न्याज़बू, ठीक है, न्याज़बू भी लगी होती है, तो हम तो उसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है सूप्स में भी और इटालियन खानों में भी। अच्छा, ठीक है, तो ये हम बेजल लीव भी ऐड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, अहमद साहब इसकी रेसिपी भी बता दें। रेसिपी इसकी, हमने सबसे पहले पास्ता को बॉईल किया है एंड पास्ता को बॉईल करते हुए एक मेन ट्रिक जो आपने हमेशा याद रखनी है कि पास्ता को गर्म पानी में डालें, खौलते हुए गर्म पानी में डालें और सिर्फ 7.5 मिनट के लिए, 7.5, इससे ज़्यादा मत पकाएं। उसकी एक फ्रेंच टर्म होती है जिसमें हम अपनी शेफ़ की टर्म में आला दानते कहते हैं। वो अगर फ्रेम नहीं होगा अंदर से और बिल्कुल टेक्सचर तोड़ जाएगा और आपका पास्ता जो है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, मैक्रोनी है, वो बिल्कुल बिखर जाएगी और ना आपको एक टेक्सचर मिलेगा ना ही आपको फ्लेवर मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए काइंडली 7.5 मिनट का टाइमर लगाएं और उसको फौरन जब पानी उबलते हुए पानी में आप डाल रहे हैं तो 7.5 मिनट आपने उसको पकाना है। 7.5 मिनट के लिए, और उसको फौरन से आप जो है सिंक पे लेके जाएं और ठंडा टैप का वाटर जो है आप ऊपर से डालें ताकि उसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। इसी के साथ मैंने 200 ग्राम्स पास्ता में 800 ग्राम्स ऑफ टमाटो लिए। आप टोमेटो प्यूरी पेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, टोमेटो लेके उसको मैंने ऑलिव ऑयल एंड जिंजर गार्लिक 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक में मैंने इसको सौते किया था। सौते करने के बाद इसके अंदर मैंने जो है वो सॉल्ट एडजस्ट किया है एंड सिर्फ मैंने रेड चिली फ्लेक्स एडजस्ट किए हैं। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मैं ऑलिव ऑयल में पकाता गया हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसका एक टेक्सचर आ गया। अच्छा, जब आप इसको टोमेटो पेस्ट में बनाते हैं तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल रूखा रूखा सा हो जाता है। जैसे वो रूखा रूखा सा होता है तो हम जो है उसको उसमें थोड़ा सा पास्ता वाटर भी ऐड करते हैं। और जो आज का हमने पास्ता बनाया है
वो मैं आपको फिर से ऑलिव ऑयल यूज़ किया, ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, डालडा का हमने, जो कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और इसी के साथ साथ जो है 80 सालों से माओ का इत्तेमाद है। जबरदस्त, यानी कि आप हर चीज़ ही बना सकते हैं भाई, और कमाल बना सकते हैं। अहमद सावेदास, हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। कीप वॉचिंग खैर रमज़ान। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खैर रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे हमारे बहन भाई ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर अपनी इफ्तार कर चुके हैं, और बहुत सारे शहरों में इफ्तारी अभी होनी है। अगर कर चुके हैं या करने वाले हैं, दोनों सूरतों में हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और वंस अगेन इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इबादतें कबूल फरमाए। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम चूँकि आज वैसे टॉपिक तो हम बेटी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हो रही है, लेकिन बाकी भी कई लवाज़मात है जो हम इग्नोर करें। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने जो दोनों इंटेलेक्चुअल हमारे सीनियर्स हैं इनसे हम बात करें और इस पर जानें। सिर्फ रहमदिली एक मामले में तो नहीं है, ओवरऑल इस्लाम का खासा है कि आप, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मेरे जहन में एक ही पॉइंट आता है ना, जैसे फाद भाई ने बात की कि हमें थोड़ा रियलिस्टिक होकर देखना पड़ेगा, तो हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। यानी कि एक माशरा वो भी था जब बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, फिर इसी माशरे के अंदर इंप्रूवमेंट आई है, दो कि बहुत टाइम लगा है। तो अगर मैं प्रोफेसर साहब कहूँ कि हमें कहीं से शुरू करना है, इस तस्हीह को शुरू करना है कि हम बेहतरी की जानिब जाएं, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? बुनियादी एलिमेंट क्या है इसका तस्हीह की जानिब? बुनियाद तो यही है कि अपनी तालीम को बेहतर करें, अपने सिलेबस को बेहतर करें, अपने करिकुलम को अच्छा करें, और आने वाली नस्ल को पढ़ाना शुरू कर दें। जितनी तालीम आम होगी उतना लोगों का अखलाक बनेगा, उतना लोगों का किरदार। तालीम के साथ तरबियत को जोड़ देना, जो रूहानी तरबियत है, इनर प्योरिफिकेशन, परगेशन, तज़किया, तस्फिया बातिन का, उसकी ज़रूरत है। सूफिया की तालीमात के साथ जोड़ना पड़ेगा। मुझे अफसोस है बहुत, आजकल लोग तालीमात को आम करते हुए सूफिया का मजाक उड़ाने लग गए हैं। हालांकि ये सूफिया वो हैं कि अगर इनकी तालीमात हमारे सिलेबस में आ जाएं तो लोगों में खुद ब खुद एक बातिनी नूर पैदा होना शुरू हो जाएगा। उनकी तालीमात अच्छा, अल्लाह रसूल के अलावा क्या है? असल में बुनियादी बात यह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन लोगों ने अपने आप का बातिन साफ किया, मेहनत की, मुजाहदा किया, मुराकबा किया, मकाम मुशाहदा तक पहुंचे। वो छोटी सी भी बात लिखें वो असर रखती है। आप शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिकायात पढ़ाएं लोगों को, आप मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिकायात सिलेबस में शामिल करें। आप अगर कलाम शामिल करना है तो आइम्मा अहले बैत, इनकी चीज़ों को एक एक जुमला असर रखता है। असल में जो एक इंसान खुद कैरेक्टर लेस है, उसकी लंबी सारी किताब पढ़ के भी, अच्छी से अच्छी बात सुन के भी असर नहीं होगा, लेकिन जो खुद साहिब किरदार है, उसका एक जुमला, उसका एक लतीफ़ा और मिजाक भी कौमों की सफाई का जरिया बन जाता है। ऐसे ही जरिया बन जाता है। तो इन लोगों की तरफ आना पड़ेगा। हम जो हमारे जो असलाफ हैं, इनको हमने सिलेबस से निकाल दिया हुआ है, और इस तरह निकाला कि जो पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक चले जाए आपको शेख सादी मिलता ही नहीं, आपको मौलाना रूम या जितना मिलता है उसका अमली जिंदगी से कम ही ताल्लुक है, बस अगर है भी तो। वो फारसी की किसी एक सिलेबस में कोई बंदे जिस किसी ने वो सिलेक्शन कर एज एन इंग्रेडिएंट शामिल है, हां उसका ठीक है। अच्छा साहब, ये जो अभी प्रोफेसर बात कर रहे हैं इस पे, चूंकि आप भी खासी कमांड रखते हैं और सूफिया और औलिया कराम की बात हो रही है, जिस तरह से उनका विजन और जो तालीमात हैं वो इस्लाम की तालीमात ही हैं, शायद अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ मर्ज करके हम तक पहुंचाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको ना इतना सीरियसली कभी लिया। एक स्पेसिफिक तबका है जो शायद इन चीज़ों को फॉलो भी करता है, समझता भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो करते भी नहीं हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जैसे अभी मौलाना रूमी की शादी की बात हो रही थी, शेख अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब की जो कशफुल माजूब है, बहुत से लोग अपनी कम इल्मी की वजह से क्रिटिक करते हैं, और मुझे आई कैन बेट माई हेड ऑन इट कि कवर टू कवर कशफुल माजूब पूरी शायद ही किसी ने पढ़ी हो, बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। कशफुल माजूब के अंदर एक पूरा सेक्शन है एटिकेट्स और मैनर्स के बारे में, बहुत तवील गुफ्तगू है। अगर मैं ट्रैवलर हूँ तो मेरे मैनर्स क्या है, अगर मैं रेजिडेंट हूँ मेरे मैनर्स क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे मैनर्स क्या है, मैं भूखा हूँ तो मेरे मैनर्स क्या है, एटिकेट्स क्या होने चाहिए। यानी जो हुकूकुल इबाद का फ्रेमवर्क है उसको आदाब के साथ जोड़ दिया है, प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ दिया है। यानी मैंने अगर कम्युनिटी के अंदर कोई भी मेरा रोल है, मैं किसी भी स्टेट में हूँ, इसमें फाद भाई फिर हमारे जो दरगाहें हैं, जो हमारी, मैं दाता साहब की मिसाल ले लेता हूँ। अब वहाँ पे लोग जाके सलाम दुआ तो कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, सलाम पढ़ लेते हैं, लंगर खा लेते हैं वहाँ पे, और लंगर ख़रीद लेते हैं और वापस चले जाते हैं।
वहाँ पे क्यों ऐसे तालीम की जगह नहीं है जहाँ पे कुछ स्कॉलर्स बैठे हों, आप जैसे लोग यंगस्टर्स बैठे हों जो कि पढ़ाएं, लोगों को बताएं कि ये शख्स जिनके दरबार पे आप आए हैं, जिनकी दरगाह पे आप आए हैं, इनकी ज़िंदगी क्या थी, ये क्यों दाता साहब है, वाई पीपल कॉल हिम दाता साहब, एक आम आदमी नहीं थे, ये भी तो एहतमाम नहीं हो रहा, इसका भी तो मकसद बदल के रख दिया दरगाह। एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है ये बहुत ही आम सवाल है और ये इस पे तो कलेक्टिव नोहा बनता है। असल में जो हमारी खानकाहें हैं, वो इकबाल ने भी कहा था ना, 300 साल से हिंद के हैं मैखाने बंद। अभी ये मैखाने बंद हो चुके हैं, ये तो रिवायत रह गई है। आज जो कुछ हजरत दाता साहब के नाम पे, औलिया के नाम पे, सूफिया के नाम पे हो रहा है, दाता साहब को तो उसकी खबर ही नहीं है। दाता साहब का टेक्स्ट उसके बिल्कुल बरक्स खड़ा हुआ है। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात करें, उनका टेक्स्ट और जो प्रैक्टिस उनके नाम पे हो रही है बिल्कुल 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। और बाय द वे ये काम करने में हम बड़े चैंपियन हैं। हमने हदीस नबी के साथ भी यही किया है, ऐसा ही हमने कुरान के साथ भी यही किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ट्विस्ट कर। जो ऑनेस्ट बात है, हमने कुरान और सुन्नत के साथ भी यही किया है। औलिया अल्लाह तो बहुत बात की बात है, बिल्कुल वो जो प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं वो प्रैक्टिस में हम नहीं लेके आ रहे, यही प्रॉब्लम है। और वो जो आप कह रहे थे जी स्टार्ट कहां से करें, देखें जी सबसे पहली बुनियादी चीज ना हमारे माशरे के अंदर मजहबी इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल फोर्स है। हमारे जो मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा हैं और उनसे जुड़े हुए मदारिस हैं, ठीक, ये लोग लीड लेंगे तो मामलात आएंगे और इनको रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये अपने जाती इख्तलाफात एक दूसरे से ही नहीं निकलते, यही तो हर फिरका दूसरे को गिराने के चक्कर में है, इस्लाम को उठाने के चक्कर में। एब्सोल्युटली। अब जिस माइक्रो सतह के ऊपर डिबेट को हम ले गए हैं, जिसका हमारे आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, बशर थे, उनके पास इल्म गैब था नहीं था, क्या ये डिबेट्स हैं जिनके लिए उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रेज किया, खड़ा किया? या अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अंबिया को भेजता है तो वो अपने निज़ाम के नफाज के लिए इन अंबिया को भेजता है। तो निज़ाम के ऊपर कोई डिस्कोर्स नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर कोई डिस्कोर्स नहीं है, पॉलिटिक्स के ऊपर कोई डिस्कोर्स नहीं है। तो बड़े लेवल्स की डिबेट्स, यही मैं अर्ज करना चाह रहा था कि जब तक बड़ी डिबेट्स, बड़ी डिस्कोर्स फिरका वारियत से बालातर होके बड़ी एथिकल कॉन्वर्जेशंस हमारे मदारिस नहीं करेंगे, वो लीड नहीं लेंगे, तब तक ये मसाइल होंगे। मदारिस को रिफॉर्म्स करके इनको मॉडर्न डे यूनिवर्सिटीज बनाए, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज बने। यहां से लोग बुखारी शरीफ के एक्सपर्ट्स निकले, मुस्लिम के एक्सपर्ट्स निकले, कशफुल माजूब के एक्सपर्ट्स निकले। इतनी खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमें एक बेहतरीन उम्मत बनाया और लोगों की बेहतरी के लिए निकाले जाने की बात की है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए निकाले गए हो, अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये तो हमारा काम है बुनियादी, और हम उससे कहाँ रास्ता भटक बैठे हैं। अच्छा, वापस आते हुए अब जारी बात है, हम हर चीज़ में, आप मुझे शायद सोचते होंगे कि हर बात में ये स्टेट की बात करता है, मिनिस्ट्रीज तक महदूद कर देते हैं ना, या एक दो काउंसिल्स तक महदूद कर देते हैं इस्लाम को, या तो चांद देखने के वक्त निकलती है वो काउंसिल, या कोई खुदा न खास्ता ऐसा किसी चर्च पे कोई हमला हो जाए तो वो उसके कोई हमारे कोई दोस्त है वो आके बयान दे देते हैं कि जी गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। इसको फिर प्रैक्टिकली कैसे इन्वॉल्व करें, चूँकि फिर कुछ लोग मॉडर्निटी से इसका क्लैश भी तो समझते हैं ना, फिर ये भी आ जाता है कि अर्बनाइजेशन के अंदर जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो कहते हैं नहीं भाई ये तो मॉडर्न अप्रोच नहीं है, तो बड़ी रिजिड अप्रोच है। आज के आपके सवालात की वजह से आपको गोल्ड मेडल बनता है। सर थैंक यू। सही बात, अल्लाह करे किसी की जिंदगी में बेहतरी आ जाए तो यही गोल्ड मेडल। अल्लाह करे ये सवालात ज़हनों में उठे। बुनियादी तौर पर तो मैं आपको बताता हूं कि हमेशा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, बिल्कुल, जो हुक्मरान है जिस जिस लेवल पर है उससे सिर्फ उसका अपना नहीं, उससे नीचे वालों का सवाल होगा। ये सारे के सारे रगड़े जाएंगे, इनसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम कैसे कहते हैं, उनका मेरे सवाल होगा मुझसे मेरी रियाया के बारे में। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा अगर भूखा मर जाता है तो मुझसे सवाल होगा। ये रियासत की चीजें हैं ना, कहाँ पर कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ ज्यादती हो रही है, किस जगह पर तंगी हो रही है, ये रियासत को, और ये रियासत के पास होते हैं वसाइल, एक एक दरवाजे तक, एक एक गली तक आप जिसको ढूंढना चाहें, जिसको पकड़ना चाहें, जियो फेंसिंग करें, आप एक एक बंदे तक पहुंच जाते हैं। ऐसी है, आपके पास वसाइल हैं, तो क्यों नहीं आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं? चूंकि तवज्जो नहीं है। तो अल्लाह करे जब हुक्मरान तबके की तवज्जो होगी, हमेशा असल में अच्छाई ऊपर से नीचे आएगी। जब हुक्मरान अपनी आप की इस्लाह कर लेंगे, मुआशरा नेक हो जाएगा। कहते हैं कि जब हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत पर आ गए ना, हुक्मरान बन गए, तो उससे पहले बहुत तबाही निकल गई थी।
बनो उमैया ने, उमैया डायनेस्टी ने तबाही निकाल दी थी। कोई दौलत के पीछे, घोड़ों के पीछे, कुत्तों के पीछे वो पालने में लग गए। तो सुबह लोग वैसी गुफ्तगू करते थे, वैसी बातें होती थी। और उसी दौरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब आ गए तो लोग फिर ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि रात को तुमने कितनी रकात ताज्जुद पढ़ी, तुमने कुरान कितना पढ़ा, तुमने तिलावत कितनी की, तुम मस्जिद में कितना ठहरे, क़याम कितना किया, रुकू। तो हुक्मरान जब बदलेंगे, इनकी सोच बदलेगी हुक्मरानों की, इंशाअल्लाह नीचे तक फ़र्क पड़ जाएगा। नीचे जो मस्जिदों में इमाम तब्दीली लाने के लिए जो शाहजी बात करते हैं, एक होम्योपैथी से तरीका है, शाहजी से मादरत सत कहता हूँ मैं, मस्जिदें खुद ब खुद नहीं बदलेंगी, हुक्मरान बदलेगा तो मस्जिद। आप कहते हैं तब्दीली फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप, अच्छा, नीचे से नहीं आएगी। एक और सवाल फात साहब मेरा, जिस तरह से भी हम बात करें कि हम रिलीजन के ऊपर या दीगर चीज़ों को या स्टेट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डालकर खुद शायद बरी उस जिम्मा होने की कोशिश भी करते हैं। दो के स्टेट की जिम्मेदारी भी है, रिलीजियस स्कॉलर्स की जिम्मेदारी भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा इनर सेल्फ भी तो एक है, एक ज़मीर नाम की चीज़ भी है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हमने जितने वाक़यात या जिनको अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ज़मीर भी खत्म क्रश कर दिया। बिल्कुल तो सही। इसमें आपके इनर सेल्फ का भी तो एक रोल है। बेशक। और जहाँ पे प्रोफेसर साहब ये फरमा रहे हैं कि जैसे हुक्मरान होंगे वैसे लोग होंगे, ये भी ट्रेडिशंस हैं, जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। यानी हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, बेड़ा करके ऊपर से भी और हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी चुमुखी लड़ाई है ना सर। जी जी ऐसी है। तो बुनियादी तौर पे फर्द बिल्डिंग ब्लॉक है। और जब मैं ये कहता हूँ कि उलमा अपने आप को इम्प्रूव करें, हमारे यहाँ ना 3-4 बड़े मकातिब फ़िक्र हैं और उनके 3-4 बड़े उलमा हैं जिनके नीचे 40-40 हज़ार मदारिस हैं जिनको वो कंट्रोल करते हैं। वो एक बंदा, मैं अब नाम नहीं ले सकता उन मकातिब फ़िक्र का और उन उलमा का, मगर हमें पता है वो कौन कौन लोग हैं। वो एक स्टेटमेंट दे दे, एक फतवा दे दे, एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कर दे, उन 40,000 मदारिस पे फर्क पड़ता है जो एक मकतबा फ़िक्र के हैं, आ जाएगा ऊपर टॉप डाउन ना। तो ये हुकूमत नहीं है, ये मेरी पैरेलल, मेरा इन्फ्लुएंस है। मैं एक फर्द हूं और मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रखता हूं। तो बहुत से काम है जो स्टेट ने करने हैं, स्टेट करती भी है, लेकिन बहुत से काम है जो मैंने करने हैं बतौर मुफ्ती आजम, जो मैं अपने नाम के साथ बड़े बड़े टैग्स लगा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा हूं। तो मेरे नीचे वो जो इतने मदारिस हैं उनको मैंने चेंज करना है, उनको मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक लाना है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए आलिम नहीं बनाया कि मेरी डिस्कोर्स हो ही सारा साल ये कि सहाबा में 1 कौन है, 2 कौन है, ये अब कंपैरिजन की डिबेट ऑफ इट नाउ। अब आई मीन डिटरमिन कर सकते हैं हम, इतनी एक्सेस हम सबकी मालूमात बड़ी डिबेट्स करें, निजाम की डिबेट करें जिसने माशरे के अंदर रियल चेंज लानी है, वो डिस्कोर्स पे जाएं आप। इसमें कोई दो राय नहीं। आप दोनों की आरा का बहुत शुक्रिया। आज अल्लाह का शुक्र हमें वक्त भी अच्छा खासा मिला, हमने बड़े मुफस्सिल तरीके से इस पे बात करने की कोशिश की। जो फात भाई ने आखिर में बात की और उससे नासिर साहब का इत्तेफाक है कि जो इस वक्त टॉप नॉच लोग हैं, ख़ास तौर पर उलमाए कराम की हम बात कर रहे हैं, जिनकी फॉलोइंग है नीचे, उनके नीचे मदारिस भी हैं और जारी बात उनके मानने वाले भी बहुत हैं, वो मिलकर एक फ़ैसला करें इस माशरे में बेहतरी के लिए, एक ऐसा डिस्कोर्स बनाएं, एक ऐसी स्टेटमेंट दें जिसके बाद लोग इसके ऊपर अमल करना शुरू करें तो बेहतरी का इम्कान मौजूद है। बहरहाल अल्लाह सबकी बेटियों को महफूज करे जी। और आप खुद, हम सब कस्टोडियन हैं अपने बच्चों की भी और आसपास की भी। हम अगर इनफरादी तौर पे भी, अमला ने अच्छी बात की थी कि इनफरादी तौर पे अपने ऊपर भी काम करना शुरू कर दें, खुद बेहतर हो जाएं, तो एक बहुत बड़ा तबका बेहतरी की जानिब इससे भी चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच फात साहब एंड प्रोफेसर, दोनों का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है जी, इस उम्मीद के साथ कि आज भी हम इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं कि न सिर्फ इस रोज़े में कुछ अपनी इबादत का तज़किरा करें, बल्कि इस तज़किरे के साथ साथ हम कुछ कोशिश भी कर पाएँ कि लोगों में और आप में और हम सब में भी इनफैक्ट कुछ अवेयरनेस आए मुख्तलिफ मामलात को लेकर। खैर रमज़ान का ये सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँचता है, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम के आखिर में एक सेगमेंट होता है, तो हमने आपको दिखाना है। बिल्कुल, सेगमेंट है जी गिरफ्त, जिसमें आज सना कादिर कराची में मुख्तलिफ मार्केट्स में गई हैं और वहाँ देख रही हैं क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं और क्या सरकारी जो नर्खनामे हैं उन पर अशिया मिल रही हैं या नहीं। इसी हवाले से आप हमारा सेगमेंट देखिए। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जैसे कि आप तमाम को पता है कि माह रमज़ान के आते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमान को छूने लगती। आज इसी की रोकथाम के लिए जो है ADC 1 और ADC 2 आज हमारे साथ है। आज हम मुख्तलिफ जो है मार्केट्स का दौरा करेंगे और जो भी सरकारी नेर्ख की खिलाफ वर्जी कर रहा है उन पर ना सिर्फ जुर्माने आयद किए जाएंगे बल्कि सजाएं भी दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा आज हमारी क्या कार्रवाई होगी?
देखिए, आज हम मुख्तलिफ मार्केट्स में विज़िट करेंगे, तो जो भी प्राइस लिस्ट से उसके खिलाफ जो प्राइस लिस्ट के पे जो सेलिंग नहीं होगी तो उनके खिलाफ हम जुर्माने करेंगे। प्राइस लिस्ट चेक करते हैं। कौन सी तारीख की है? ये नोटिफाइड तो नहीं है? 28 की। यार वहाँ कौन देखेगा यहाँ? प्राइस लिस्ट कौन सी तारीख की? ये आज ही की है। आज की है ये? रोजाना अपडेट करते हैं? जी, अपडेट रोजाना। ये अपडेट है? अपडेटेड है, लेकिन ये बहुत पीछे, आप थोड़ा विजिबल हो, सामने लगाएं। आपके पास कितना है ये? 1700 बता दें। 1700 रुपये। 1700। और यहाँ पर लिखा है 1869 लिखा हुआ है, यहाँ पे मटन लिखा हुआ है, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें मैसअप नज़र आ रही हैं? जी, अच्छा बीफ ये है। अच्छा, बीफ की प्राइस क्या है यहाँ पे है? ठीक है जी, 795 रुपये और 635 रुपये। और यहाँ पे जो बीफ है वो कितने का है? 1119 रुपये। 19 रुपये। 1119 का। तो कितना हमें फर्क नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए समथिंग 300 रुपये का फर्क। जी जी, फर्क नजर आ रहा है। 540 का मैंने रात को लिया है करीमाबाद से चिकन रान वाला, 540 रुपये, 530 रुपये दे रहे हैं। और ये मेरा अभी मैंने रेट लिया तो ये कह रहे हैं 640 रुपये रान, और बाकी जो दूसरा है वो बोनलेस का तो मैंने लिया ही नहीं है, वो तो 1000 रुपये ऊपर ही होगा। नहीं, अब जी 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 अभी सर हम क्या कार्रवाई करेंगे? अभी इसको हम जो है ना चालान दे रहे हैं, और आप नेक्स्ट टाइम जो है ना कल से पाबंद हो गया, आप अपने जो है ना गवर्नमेंट रेट लिस्ट जो है ना वो लगाएं, डिस्प्ले करें उसी वक्त। यहाँ पर नहीं है, फिर ये किस हिसाब से लगाइए आप? 300 का फ़र्क हमें जो है वो यहाँ पर नज़र आया है कि जो गोश्त यहाँ पर जो है वो लोगों को दिया जा रहा है वो 300 रुपये महंगा दिया जा रहा है सरकारी निर्ख के मुताबिक। इनको एक वाहन भी कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम इनको हम पाबंद करेंगे कि ये गवर्नमेंट लिस्ट जो है वो लगाएं। अगर इन केस नेक्स्ट हमारी विज़िट में, क्योंकि हमारी कंपेन ये कंटिन्यूसली चल रही है ना, हमारे एसीज भी आ रहे हैं, अगर नेक्स्ट नहीं लगी होगी तो हम इनको डेफिनेटली सील करेंगे और इनको जेल भेज देंगे। इन्होंने कहीं पर भी कोई भी जो है वो लिस्ट यहाँ पर नहीं लगाई है, और ये अपनी मर्ज़ी से कीमतें जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। दालों की कीमतों में भी हेरा फेरी की गई, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें, तो इनको हम अभी यही पाबंदी करवा रहे हैं कि ये अपनी जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट है वो ज़रूर डिस्प्ले करें। बिल्कुल, अब जो है वो हम ADC2 भी हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। सर, आपने भी जो है वो फ़र्क नज़र आया है कि किस तरह से आपने फ़र्क देखा है इसमें चालान में? बिल्कुल, देखिए हमने पहले एविडेंस के तौर पे बिलिंग करवा ली है मीट की भी और अपने ग्रॉसरी आइटम्स की, तो उसमें बिल्कुल वाज़े फ़र्क है। अभी साहब ने भी चेक किया तो उसमें हमने इनको सेपरेटली फ़ाइन किया है। ग्रॉसरी आइटम्स में हमने अलग फ़ाइन किया है और इसके मीट्स में हमने अलग किया है। 20,000 इनको 2 चालान हम दे रहे हैं, जो ये डायरेक्टली नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट करा के हमारे पास आएंगे। ADC1 और ADC2 आज हमारे साथ हैं। इन्होंने जिस तरह से फ़ाइन लगाया तो ये सीरियसली काबिल तारीफ़ है। अब हम एक और मार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ पर सबसे पहले प्राइस लिस्ट चेक करेंगे कि यहाँ पर प्राइस लिस्ट है या नहीं है। तो जितनी भी यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो हम जो ग्लॉसरी आइटम्स हैं उनकी प्राइस लिस्ट चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है वो प्राइस लिस्ट लगी है या नहीं लगी है, या फिर यहाँ पर भी वल्लाह आलम वही काम चल रहा है जो कि पिछले मार्च में चल रहा था। 10 दिन पहले की प्राइस लिस्ट कह रहे हैं ये, पहले की नहीं है, 6 महीने पुरानी लेट लिस्ट तुमने लगाई हुई है। ओ भाई इधर सुनो हीरो, फोन रखो। 6 महीने पहले की प्राइस लिस्ट यहाँ पर लगी। क्या लगी है? कौन सी लगी है लेट लिस्ट? ये आपको हम बताएं कि ये जो आपको नज़र आ रही है कि इतनी सारी प्राइस लिस्ट साथ में लगाई और 6 महीने पुरानी प्राइस लिस्ट यहाँ पे लगी। आज की अपडेटेड है या नहीं है? नहीं, ये अपडेटेड नहीं है। आप देखें ना, ये 28 अक्टूबर 23 की लगी हुई, ये 6 महीने 5-6 महीने पुरानी है।
अभी हमारे पास लेटेस्ट रमज़ान से रिलेटेड हमारी अभी इशू हुई थी नहीं, इन्होंने वो यहाँ हमें नहीं नज़र आ रही कहीं भी। ये तो आपकी तो पहली वायलेशन है कि आपने रेड लिस्ट नहीं लगाई हुई। इन पे एक तो हम फ़ाइन करेंगे कि प्राइस लिस्ट जो है वो विजिबल नहीं थी, उस पर हम करेंगे, उसकी वायलेशन होगी। दूसरा रेट लिस्ट जो है फॉलो नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी वायलेशन है। ठीक है जी, ये मार्ट पर जो है वो 50,000 का मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त जो है वो इन पर फ़ाइन लग चुका है और इस चीज़ का जो है वो पाबंद किया गया है कि अगर 3 दिन में जो है वो प्राइस लिस्ट और मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्होंने ठीक नहीं किया तो इस मार्ट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा और 3 दिन बाद जो है वो वापस आकर इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा कि किस हद तक जो है वो ये पाबंद हो रहे हैं, जो इनको जो है वो तंबी की गई हैं, मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे, या दोबारा से अपनी मनपसंद की कीमतें जो है वो लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं।